वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ज़ैनुल आबदीन के बारे में, जो कि कश्मीर के जो शाहमीर डायनेस्टी थी उसके 8वें राजा थे और इनको बुद्ध शाह के नाम से भी जाना जाता था, जिसका मतलब हो जाता है कि ग्रेट किंग, बड़े राजा। प्यार से लोग इनको बुद्ध शाह के नाम से जानते थे। तो शाहमीर डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ ज़ैनुल आबदीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अकेले हैं। समझ लीजिए कि पूरे की पूरी डायनेस्टी समझ लीजिए इनमें समाई हुई। जितना पूरा डायनेस्टी काम नहीं किया कश्मीर में, उतना इन्होंने अकेले कर दिया था। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ ज़ैनुल आबदीन पे फोकस करेंगे, और स्पेशली इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि ज़ैनुल आबदीन जो है वो उस टाइम पे है जिस टाइम पे आपको पता है लोदीज़ हैं और शर्कीज़ हैं और रानाज़ हैं मेवाड़ में। तो इस टाइम ड्यूरेशन में इनका रूल है कश्मीर में, इसलिए हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक, हमें पता है कि जो 15th सेंचुरी का टाइम है, इस टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया है वो कह सकते हैं कि बहुत सारे डाइवर्स किंगडम से भरा पड़ा है, और कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रिच है, क्योंकि हर किंगडम में, हर रीजन में हमको नया नया कल्चर पनपते हुए देखने को मिलता है। इसी टाइम पे जो किंगडम ऑफ कश्मीर है वो सैविज़म का है ना एक सेंटर बन करके उभरता है। हालांकि ये जो सिनेरियो है ये बदलता है। कैसे बदलता है? तो 1320 में मंगोल का इन्वेजन होता है। जो मंगोल लीडर थे दलूचा, उसने इन्वेड किया और बहुत ही तहस नहस, बहुत तबाही मचाई। मतलब जो मंदिर थे वो तोड़े सो अलग। इसके अलावा जो लाइब्रेरीज़ जो वहाँ पे समझ लीजिए उस टाइम पे सेंटर ऑफ सिविज़म था, बहुत कह सकते हैं कि मंदिर हुआ करते थे, बहुत सारे लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे, संस्कृत का बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग रहा करते थे। तो हुआ क्या कि जब दलूचा अपने आर्मी के साथ पहुँचा तो पूरा तहस नहस मचाया। जितने मर्द थे, जितने मतलब उसने एक मैसेकर ऑर्डर किया कि जितने भी मर्द हैं उनको मार दो, और औरत और बच्चों को गुलाम बना लिया। गुलाम बना करके फिर सेंट्रल एशिया, उज़्बेकिस्तान, इन सब रीजन में वापस जाते वक्त सबको बेच दिया। गांव जला दिए गए, हर एक घर जला दिया गया इस वजह से। और जो उस टाइम पे रूलर थे उन्होंने किसी भी तरह का अपोजिशन दिखाया नहीं, मतलब लड़ाई की ही नहीं मंगोल से। तो हुआ क्या कि जो वहाँ के लोग थे उनमें बहुत गुस्सा बढ़ गया कि भाई फिर हम किस बात का इनको राजा माने जब ये हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनका रूल ख़त्म हो जाता है और जो शाहमीर डायनेस्टी है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 1320 में आप देखिएगा कि इन्वेजन है, याद रखिएगा टाइमलाइन को। ठीक, लेकिन हम देखते हैं कि उसी के अगले सेंचुरी में कश्मीर में बदलाव आता है। ज़ैनुल आबदीन के रेन के अंदर ना वो रूल करते हैं, और एक मुस्लिम मोनार्क होने के बावजूद जो है वो बहुत ही अच्छा रूल चलाते हैं। और जो आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं, जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ज़ैनुल आबदीन का रेन जो है इतना बहुत ही मायने रखता है। और उनके जो पॉलिसीज़ थे, जैसे कि रिलीजियस टॉलरेंस पे पॉलिसीज़, कल्चरल पेट्रोनेज पे पॉलिसीज़ और कश्मीर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस टाइम पे, इन सारे जो फील्ड्स हैं उनको हम लोग देखेंगे इस आर्टिकल में। ज़ैनुल आबदीन जो थे वो कश्मीर के जितने भी मुस्लिम मोनार्क्स गुज़रे हैं और उस टाइम पे जितने भी गुज़र रहे थे, उन सब में से सबसे ज़्यादा ग्रेट माना जाता है इनको, याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारा इनका जो पॉलिसीज़ था बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस्ड ये था, इसलिए इनको मुस्लिम मोनार्क्स में सबसे ग्रेट माना जाता है। इन्होंने 1420 में गद्दी संभाली। आपको याद होगा 1320 में मंगोल इन्वेजन हुआ दलूचा के अंदर, दलूचा के लीडरशिप में, और 1420 में ज़ैनुल आबदीन जो है वो गद्दी संभाल रहे हैं। ठीक है, इस टाइमलाइन को याद रखिएगा। खैर, हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ज़ैनुल आबदीन से पीछे वाले टाइम पे चलते हैं, जब शाहमीर डायनेस्टी का रूल है लेकिन ज़ैनुल आबदीन अभी गद्दी पे नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होता है, इस पीरियड में क्या होता है कि बहुत सारे जो मुस्लिम सेंट्स हैं और जो रेफ्यूजीज़ हैं सेंट्रल एशिया से, क्योंकि मंगोल का पूरा समझ लीजिए कि उधर दबदबा है, तो सेंट्रल एशिया के कई सारे जो मुस्लिम जो सेंट्स थे और मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे जहाँ मारकाट मच रहा था, वहाँ से लोग भाग भाग के है ना यहाँ आते हैं कश्मीर में, है ना, कश्मीर में बसते हैं, जिसकी वजह से जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि लगातार लोग भाग भाग के आ रहे थे जान बचाते हुए। इसके अलावा बहुत सारे जो सूफ़ी सेंट्स थे वो भी आए, और इनको भी ऋषिज़ कहा जाता है। तो हुआ क्या कि जो सूफ़ी सेंट्स आए, ये जो इस्लाम का जो एलिमेंट था उसको हिंदुज़म के एलिमेंट्स के साथ जोड़ करके एक कह सकते हैं कि नया कल्चर डेवलप किया, है ना।
अब इन्हीं के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हुआ कि कई सारे फोर्सफुल कन्वर्जन्स भी हुए। जितने भी लोअर क्लास पॉपुलेशन थी उनको इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया गया। लेकिन खैर ये सब जो हो रहा है ना, ये हो रहा है सिकंदर शाह या उससे पहले के टाइम तक में, ठीक है। खैर ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिकंदर शाह के टाइम में, जो कि उनका रेन है 1389 से 1413 तक में, इस टाइम पे क्या हुआ कि एक समझ लीजिए कि फरमान जारी किया गया कि जो ब्राह्मण्स थे उनको मारा जाए ना। परसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया गया ब्राह्मण्स का। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से जो राजा के जो मिनिस्टर थे सोहा भट्ट, उनके चक्कर में ना, उनकी वजह से जो राजा थे वो बहुत ही गुस्सा हुए और उन्हीं के चक्कर में जो उनकी कम्युनिटी थी, जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी, है ना, उसके खिलाफ उनका गुस्सा उभरा और उनका बस एम रह गया कि या तो कश्मीर के हिंदू को कन्वर्ट कर दिया जाए या इनको यहाँ से निकाल फेंक दिया जाए। तो उनके मंदिरों को तोड़ा गया। इसके अलावा उनकी जो मूर्तियाँ थीं उनको करेंसी बनाने के लिए, जो सिक्के थे उनको बनाने के लिए पिघला दिया गया। तो ये चालू रहा। ये याद रखिएगा 1389 से 1413 का इनका रेन है। इस टाइम पे ज़्यादा बढ़ गया है ये सारी चीज़ें। ये सब चीज़ जो होता देख रहे थे ज़ैनुल आबदीन, और इसी इन्वायरमेंट में वो बड़े हुए, तो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। तो जब वो 1420 में थ्रोन पे बैठे, गद्दी पे बैठे, तो उन्होंने बहुत ही, है ना, बढ़िया कह सकते हैं कि ब्रॉड टॉलरेशन वाला पॉलिसी अडॉप्ट किया। कहने का मतलब जो जिसको जैसे जीना है जीने दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। और जितने भी डिफरेंसेस थे, रिलीजियस डिफरेंसेस थे कश्मीर में, उनको मिटाया। जितनी भी शिकायतें थी, जो भी नफ़रत हिंदू मुस्लिम के बीच हो गया था, उनको ख़त्म किया। उन्होंने जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर्स थे, जैसे कि मैंने कहा ना कि जो सिकंदर शाह का टाइम है, उस टाइम पे या तो कश्मीर के हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया जाए या भगा दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि धक्का मार मार के लगातार भगाया जा रहा था। अगर ऐसा होता तो कुछ ही मंथ में खाली कर दिया जाता या फिर कन्वर्ट करवा दिया जाता। ये कंटिन्यूस पॉलिसी चल रहा था कि जहाँ जो मिला ऑफिशियल्स, वहाँ पे उस पर किसी न किसी बहाने से उनको टॉर्चर करके या तो ये करो या तो वो करो, किसी न किसी बहाने से टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन जब ज़ैनुल आबदीन गद्दी पे बैठे तो उन्होंने इन सारे जितने भी इस टाइप के ऑर्डर्स इशू किए गए थे उन सबको कैंसिल किया। अपने से पहले जितने भी राजा थे उन सब के डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर्स को कैंसिल किया। जितनी पॉलिसीज थी जो हिंदू मुस्लिम भेदभाव कर रही थी, उन सबको ख़त्म किया। इसके अलावा जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे जो कि भाग गए थे इस जगह से, उनको वापस बुलाया, उनको सुरक्षा प्रदान की कि आप आ सकते हैं, उनको आश्वासन दिया कि आप यहाँ बच सकते हैं। इसके अलावा जिनको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया गया था, उनको ये आज़ादी दी गई कि अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप हिंदुज़म में वापस आ सकते हैं। और वो लोग जो मुस्लिम बनने का दिखावा कर रहे थे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, वो भी वापस अपना जो धर्म है उनका उसमें रिवर्ट हो सकते हैं। तो उनको कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस थी। इसके अलावा ज़ैनुल आबदीन जो है, उन्होंने जो टेम्पल्स तोड़े गए थे उनके प्रीडेसेसर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए थे, उनको ठीक करवाया, ठीक है, और उनको सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया और साथ में उनकी इज़्ज़त भी की। तो अबुल फज़ल जो हैं, उनके जो अबुल फज़ल जो लिखे हैं इस टाइम का जितना हिस्ट्री, उसमें अबुल फज़ल मतलब मेंशन करते हैं कि इस टाइम पे ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे कश्मीर के रीजन में जितने भी फेमस टेम्पल्स थे उनकी नंबर 150 हो गई थी, है ना। 150 मैजेस्टिक टेम्पल्स जो हैं कश्मीर के रीजन में पाए जा रहे थे उस टाइम पे। ज़ैनुल आबदीन ने जिजिया टैक्स को भी हटा दिया, जो हिंदूज़ पे टैक्स थे उनको भी हटा दिया। इसके अलावा कॉस्लॉटर जो गौहत्या था उसको बैन किया। इसके अलावा जो सती प्रथा पे बैन था ना, जो इनके प्रीडेसेसर्स थे जितने भी थे, उन्होंने इसे जाहिलियत कह करके बैन कर दिया था। तो अभी के लिए हमारे लिए सती जो है बहुत कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी था, बहुत कह सकते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती वाला और बहुत ही इंसानियत से दूर कह सकते हैं। लेकिन उस टाइम के लोगों का समझ लीजिए कि वो मानना था, है ना, उसी पे वो पलते थे। तो उस टाइम पे इस पे बैन लगाना अभी के हिसाब से ठीक हो सकता था, लेकिन उस टाइम पे बैन लगाना कह लीजिए कि उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम थी उनको छीनना हुआ। तो उस पर बैन लगा दिया था। तो ज़ैनुल आबदीन ने आकर के उस बैन को हटा दिया। और ऐसा भी नहीं कि छोड़ दिया कि हाँ भाई आप ज़बरदस्ती कीजिए, ऐसा नहीं, उसको चॉइस में रखा कि जो करना चाहते हैं करेंगे, जो नहीं करना चाहते नहीं करेंगे। जो ऑफिसेज हैं, ऑफिशियल कह लीजिए जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगा, है ना। जो हिंदू पॉपुलेशन थे उनके जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी इज़्ज़त की जाएगी।
उनको मान सम्मान दिया जाएगा। अब देखिए, कोई राजा अगर इतना टॉलरेंट हो जाएगा तो लोग उससे प्यार करेंगे ही। इसी वजह से ज़ैनुल आबदीन का जो रूल था ना, बहुत ही शांति प्रिय रहा, लोगों को बहुत पसंद आया, और इसी वजह से उन्होंने अपने राजा को अपनी तरफ से टाइटल दिया बड़े राजा कह करके, द ग्रेट किंग कह करके, बुद्ध शाह कह करके। ठीक है, खैर ज़ैनुल आबदीन सिर्फ और सिर्फ एक वाइज रूलर नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे इंसान भी थे। वो बहुत सारे पोएट, कई सारे जो पोएम है उसको कंपोज़ किया है, और पर्शियन, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बतन लैंग्वेजेस का उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग था, बहुत गहरा अंडरस्टैंडिंग था। वो उन्होंने समझ लिए कि प्रमोट किया कि जो संस्कृत वर्क्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जाए पर्शियन में, और दोनों स्कॉलर्स, जो संस्कृत के स्कॉलर्स थे और जो पर्शियन लिटरेचर के स्कॉलर्स थे, उन दोनों को सपोर्ट किया, उन दोनों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, रहने की जगह दी, डेवलपमेंट करवाया। ये सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे क्योंकि पढ़े लिखे थे। सुल्तान का जो सपोर्ट था वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई पे ही था, बल्कि इकोनॉमिक सेक्टर्स पे भी था। उन्होंने कई सारे इन्वॉइस भेजे समरकंद, ताकि वहाँ जा कर के पेपर मेकिंग का टेक्निक लोग सीख पाए, बुक बाइंडिंग सीख पाए। अब देखिए, बुक बाइंडिंग और पेपर मेकिंग क्यों यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि जो बुक बाइंडिंग और पेपर मेकिंग टेक्निक है, ये किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करती है। तो आपको पता है, कश्मीर में जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, चाहे वो समझ लीजिए कि संस्कृत में लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट हो, पर्शियन में, अभी भी आपको पता होगा जितने भी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया में अवेलेबल हैं, पुराने प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट, उनमें से लगभग मैन्युस्क्रिप्ट कश्मीर में ढूंढा गया था। ठीक है, तो इसलिए जो पेपर मेकिंग तो कश्मीर का शुरू से ही रहा है। पेपर मतलब जो समझ लीजिए कि वो सेंटर रहा है ज्ञान का। जो संस्कृत का जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट पाया गया, ये दिखाता है कि संस्कृत एक टाइम पे कश्मीर में कितना डेवलप्ड रहा होगा, लोग कितने पढ़े लिखे रहे होंगे, है ना। तो बुक बाइंडिंग और पेपर मेकिंग पे उन्होंने फोकस किया क्योंकि ये उनके कल्चर में था, वहाँ के कल्चर में था। इसके अलावा ज़ैनुल आबदीन जो है सिर्फ और सिर्फ पेपर मेकिंग और बुक बाइंडिंग का ही टेक्निक नहीं सीखने भेजा था समरकंद, और भी बहुत सारे जो क्राफ्टमैनशिप थी, जैसे कि स्टोन कटिंग हुआ, इसके अलावा गोल्ड बीटिंग हुआ, शॉल मेकिंग हुआ, मस्केट का बनना हो। मस्केट समझ लीजिए पुराने टाइम का गन है, ठीक है। और जितने भी फायर वर्क्स हैं ना, पटाखे, फुलझड़ी, ये सब इनके प्रोडक्शन में, तो जितना भी उस टाइम पे कह सकते हैं कि वर्क हो सकता था, उन सब के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इनवॉइस भेजे, अलग अलग जगह जहाँ जहाँ बेहतरीन टेक्निक्स थे वहाँ सीखने के लिए भेजा। इसके अलावा कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए, जैसे कि डैम बनाया, कैनाल्स बनाए, ब्रिजेस बनाए। इनफैक्ट उन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाया था, वुलूर लेक है ना, वहाँ पे ही उसी में ज़ैना लंका नाम का एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था, और वहीं पे उन्होंने एक अपना महल बनाया और एक मस्जिद बनाई थी। देखिए, जो ज़ैनुल आबदीन का जो रेन था ना, जो रूल था, उसने कश्मीरी जो किंगडम्स थे अलग अलग, उन सबको यूनिफाई कर दिया और इस रीजन में स्टेबिलिटी बहाल की, स्थिरता बहाल की कई लंबे ड्यूरेशन के बाद। आपको पता है कश्मीर जो है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टर्माइल से गुजरा, मतलब जो हिंदू रूलर्स थे वो अच्छे से रूल नहीं कर रहे थे, प्रजा पे ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर बीच में मंगोल इन्वेजन हो गया, उसने तहस नहस कर दिया। फिर लोगों का भरोसा जब अपने पुराने रूलर से हटा तो नया वहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टी का रूल हुआ। उसके जो समझ लीजिए 6-7 रूलर तक आए, सब सन की और सब अलग अलग तरह का ना, समझ लीजिए कि दिमागी बुखार लेकर के पैदा हो रहे थे। उसके बाद जब ज़ैनुल आबदीन मिला तो वहाँ के लोगों को सुकून मिल गया होगा, और हम लोगों को हिस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है कि इस टाइम पे कश्मीर जो है वो बहुत ही सुकून से कश्मीरी लोग जी रहे थे। अब क्योंकि ये इतना चेंजेस इन्होंने लाया, तो इनका जो फेम था वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर तक नहीं रहा, बल्कि इंडिया के बाहर, है ना, इंडिया के अलग अलग रीजन्स में और इंडिया के बाहर एशिया के अलग अलग रीजन्स में भी पहुंचा, क्योंकि बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन ये मेंटेन करते थे अपने जितने भी नेबरिंग रूलर्स हैं उनके साथ ना। वहाँ इनवॉइस भेजा करते थे, वहाँ से कुछ सीखते थे, वहाँ कुछ ट्रेड करने के लिए भेजा करते थे। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप वो डेवलप करते थे अपने नेबरिंग जो किंगडम्स थे उनके साथ।
ज़ैनुल आबदीन की जो लिबरल पॉलिसीज़ थी, स्पेशली रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल पेट्रोनेज का मतलब सभी धर्म के लोग अपनी आज़ादी से रह सकते हैं और सभी कल्चर को प्रमोट उन्होंने किया। ये जो है बहुत सारे आगे के जो रूलर्स हैं उनके लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया, जैसे कि इनमें सबसे महान रूलर अकबर थे। अकबर ने इनको पढ़ के, इनका जो जिस तरीके से इन्होंने रूल किया उसको देख करके सिमिलर आइडियल्स पे उन्होंने अपने किंगडम को स्थापित किया। और आपको पता है अकबर कितने इस चीज़ में कितने सफल रहे, क्योंकि उनका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो रिलीजियस टॉलरेंस और कल्चरल पेट्रोनेज पे था। जहाँ के लोग वहाँ के उस भाषा, उस कल्चर को उन्होंने भी प्रमोट किया। अलग अलग रीजन के राजाओं से जो है मैरिटल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया ना। तो इसी वजह से जो अकबर के अंदर जो मुग़ल साम्राज्य था वो थोड़ा स्थिर और काफ़ी पावरफुल रहा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कश्मीर के इस टाइम के रीजन को रूल को जानना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं उथल पुथल से कश्मीर गुज़रा, और कुछ शांति के भी टाइम कश्मीर ने देखा, जो कि समझ लीजिए उस टाइम पे इंडिया में इतना बढ़िया जो पॉलिसीज़ था वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। चाहे वो किसी साउथ का कोई टेरिटरी हो, नॉर्थ का कोई, वेस्ट का कोई टेरिटरी हो, राजपूताना के रीजन का हो, ईस्ट का हो, सब जगह अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन इस बीच ज़ैनुल आबदीन ने बहुत ही पीसफुल अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया और एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यादगार छाप कश्मीर के हिस्ट्री में अपना डाल दिया। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और हाँ, अगर कुछ आपको अच्छा ना लगे या फिर आपको लगे कि ये चीज़ मैंने कहीं से गलत कोट की है, तो आप ज़रूर कमेंट में उसका सही सोर्स आप बताएं कि देखिए सर आपने ये गलत बोला या इसमें ये मॉडिफिकेशन कीजिए। या आपको जिस तरीके की वीडियोस चाहिए आप कमेंट में कह सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।